7th क्लास लेसन नंबर 1 जो आपका साइंस में चला हुआ था, उसमें अभी वीडियो अचानक बंद हो गई। उससे आगे हम शुरू करने वाले हैं। यहाँ तक उसने बता दिया था केंचुए में श्वसन। अब है बच्चों नेक्स्ट मछलियों में श्वसन। मछलियाँ श्वसन क्रिया कैसे करती हैं? आप सभी जानते हैं कि मछलियाँ अधिकतर जल में ही जीवित रह सकती हैं, ठीक है ना। मछलियाँ जल में ही जीवित रह सकती हैं और जल के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को ही वो अपने गिल्स के द्वारा अंदर ग्रहण करती हैं और उनका जितना भी जल है वो क्लोम के द्वारा, गिल के द्वारा अंदर पहुंचता है और पानी के द्वारा जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो भी उस पानी के साथ अंदर पहुंचती रहती है। क्लोम की संरचनाएं ऐसी होती हैं कि पानी जो है बराबर मछली के अंदर गिल्स के रास्ते से पहुंचता रहता है और ये जो हैं इस तरीके से इसकी बनावट होती है कि रक्त वाहिनियों में इसका संपर्क रहता है और पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को ये अंदर ले जाती हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाहर निकाल जाती हैं। तो इस सब संपूर्ण जो सांस लेने की क्रिया है या श्वसन क्रिया है बच्चों, वो सभी पानी के द्वारा ही पूरी होती है। पानी के अंदर घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन को अंदर ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर से बाहर निकालना, ये क्योंकि मछलियाँ जो हैं, मछलियों में आंतरिक फेफड़े नहीं होते, उसमें गिल्स होते हैं और वहाँ पर पानी का आवागमन चलता रहता है। यही कारण है कि पानी से बाहर निकलते ही मछलियाँ मर जाती हैं। पानी में ही अंदर ये जीवित रह सकती हैं और वहीं पर ये गैसों का आदान प्रदान करते हैं। बहुत से जलीय जीवों में क्लोम के स्थान पर फेफड़े पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों। अतः उन्हें श्वास लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है। ये जंतु जैसे व्हेल और समुद्री मशक, जिसको हम सिसोक या स्तनधारी भी कहते हैं, तो ये कुछ जीव ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर जीवित नहीं रह सकते। इनको सांस लेने के लिए पानी से बाहर भी निकलना पड़ता है। आपने एक मेंढक का नाम सुना होगा, जिसको इंग्लिश में फ्रॉग बोलते हैं बच्चों। ये जल में भी रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है। जब ये जल के अंदर डूबा हुआ होता है तो बच्चों ये जल के द्वारा श्वसन क्रिया करता है, स्किन के द्वारा, त्वचा के द्वारा श्वसन क्रिया करता है। और जब ये ज़मीन के ऊपर होता है तो बच्चों यह जो है ऑक्सीजन के फिर ये फेफड़ों के द्वारा ये श्वसन क्रिया करता है। तो जल और थल दोनों पर रहने के लिए अनुकूलित है। जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है। मछलियाँ सिर्फ जल में ही जीवित रह सकती हैं। नेक्स्ट है टिड्डे में श्वसन। टिड्डे आपने देखे होंगे, हरे रंग के होते हैं बच्चों। कीट पतंगों की श्रेणी में ये आते हैं और अधिकतर हरे पेड़ पौधों पर ये पाया जाता है क्योंकि वहाँ पर इसका जीवन सुरक्षित रहता है। हरी पत्तियों में छिप करके ये अपना जीवन यापन करता है और ये ज़्यादा नहीं दिखाई देता। अगर ये दिखाई देगा तो फिर इसको अपने जीवन का डर बना रहता है, इसलिए ये हरे पौधों की पत्तियों में ही रहकर पत्तियाँ खाकर अपना जीवन जीता है। इसमें श्वसन की क्रिया बच्चों कैसे होती है ये हम आसानी से समझ सकते हैं। टेढ़ा कूदने फांदने वाला कीट है। इसके शरीर के अंदर पाई जाने वाली ऑक्सीजन गैस और बाहर आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए पूर्ण विकसित श्वसन तंत्र नहीं होता। समझ गए बच्चों। इसमें जो है ऑक्सीजन गैस को अंदर ले जाने के और बाहर निकालने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने के लिए बच्चों एक सिस्टम, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो श्वसन तंत्र होता है, वो पूर्ण विकसित नहीं होता। ये भी ऐसा होता है कि जिस प्रकार से हमने और जीवों का अध्ययन किया है इसी तरीके का होता है। टिड्डे के शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें श्वास रंध्र कहते हैं। अलग से कोई सिस्टम नहीं है किंतु श्वास रंध्र हैं जिनके द्वारा यह श्वसन क्रिया करता रहता है। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती रहेगी और ऑक्सीजन गैस बाहर से अंदर जाती रहेगी। इन्हीं ऑक्सीजन से श्वास रंध्रों में प्रवेश करती है और टिड्डे के शरीर में फैली जो वायु नलियाँ हैं, जिन्हें वातक कहते हैं, के द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंच जाती है, जहाँ जहाँ भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। बच्चों इसी के द्वारा ये जो हैं, इन्हीं नलियों के द्वारा, जो तुमने अभी पढ़ा है, इन्हीं वायु नलियाँ जिन्हें वातक कहते हैं, इनके द्वारा शरीर के हर भाग के अंदर ये पहुंच जाती है। वातक शाखान्वित होते हैं और टिड्डे के शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंच जाते हैं। श्वसन के समय उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं वायु, जो छोटी छोटी वायु नलियाँ होती हैं, उन्हीं के द्वारा
श्वास रंध्र से में पहुंचती हैं, जहां से इन्हें श्वासोच्छ्वास अर्थात श्वसन क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो पूर्ण विकसित इसमें श्वसन तंत्र नहीं होता। छोटी नलियाँ होती हैं जो पूरे शरीर में, जिनकी शाखाएं, जिनकी ब्रांच पूरे शरीर में फैली रहती हैं। जहाँ भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है बच्चों, वहाँ ऑक्सीजन पहुँच जाती है और वहाँ की इकट्ठी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को इन्हीं नलियों के द्वारा इन छिद्रों में, श्वास रंध्रों में इनको पहुँचा दिया जाता है, जिसको श्वसन क्रिया के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। अब है लास्ट में बच्चों मनुष्यों में श्वसन। ये सबसे पूर्ण विकसित जो श्वसन तंत्र है वो मनुष्य में पाया जाता है। आप जानते हैं, चित्र में भी आप देख रहे होंगे, नासा छिद्र होते हैं। गले के अंदर श्वास नली के द्वारा ये दोनों तरफ के फेफड़े जो कि हमारी चेस्ट में होते हैं, बाईं तरफ दाहिनी तरफ, और दोनों फेफड़ों से ये जुड़ी रहती है और बराबर ये श्वसन क्रिया होती रहती है। फेफड़ों का संबंध रक्त वाहिनियों से होता है। तो जो ऑक्सीजन यहाँ श्वास रंध्र के द्वारा अर्थात नासा छिद्रों के द्वारा जो ऑक्सीजन अंदर पहुँचती है, उस ऑक्सीजन को पूरे शरीर में फैलाने का कार्य ये रक्त वाहिनियाँ करती हैं, जो कि फेफड़ों से अटैच होती हैं। तो ये पूर्ण विकसित जो श्वसन तंत्र होता है मनुष्य के अंदर, ये भी ऐसे ही सांस लेते हैं। जीवित रहने के लिए इनको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इनको भी बच्चों ऑक्सीजन हमें वायुमंडल से ही प्राप्त होती है। और जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, जो ऑक्सीजन हम अंदर ग्रहण करते हैं, उस भोजन के विखंडन में वो ही ऑक्सीजन सहायक होती है, जिससे श्वास नली श्वसन क्रिया भी चलती रहती है। और भोजन के ऑक्सीकरण के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो भी शरीर को ऊर्जा मिलती रहती है। इसी को ही हम श्वसन क्रिया कहते हैं। और शरीर के अंदर इकट्ठी जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको शरीर से बाहर श्वसन तंत्र के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें नासा छिद्र होते हैं, श्वास नली होती है, दोनों तरफ एक एक फेफड़े होते हैं। तो बच्चों, अब इसमें जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि श्वसन अंग किस प्रकार कार्य करते हैं, अर्थात चाहे इसमें नासा छिद्र हो, श्वास नली हो, दोनों तरफ के फेफड़े हों, ये किस प्रकार कार्य करेंगे, इसकी क्रियाविधि क्या होती है। तो इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। श्वसन अंग तथा उसकी क्रियाविधि। बच्चों, इसमें एक नासिका होती है, नाक जिसको बोलते हैं, बाह्य नासा छिद्र है, सभी जानते हैं। और नाक जो है, नाक से आगे का जो अंग है गला होता है, थ्रोट, जिसमें श्वास नली अंदर रहती है। और यही श्वास नली दोनों तरफ ट्रैकिया के द्वारा, स्वर यंत्र कंठ ट्रैकिया के द्वारा, यही श्वास नली या इस गले के माध्यम से ही यही श्वास नली दोनों तरफ के फेफड़ों से जुड़ी हुई होती है। और ये बराबर एक संपर्क 3 अंग मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। सबसे पहले नाक होती है। नाक में आपने देखा होगा बच्चों, नाक सांस लेने का और छोड़ने का कार्य करती है। अर्थात जब हम नाक सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। ये हर सेकंड में ये प्रक्रिया पूरी होती है, किंतु ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, जिसको हम पहले इसमें समझा दिए गए हैं कि किस प्रकार से ये क्रियाएं बराबर चलती रहती हैं। किंतु जीवित रहने के लिए सांस लेना बेहद ज़रूरी है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। तो आप समझ गए हैं कि नाक के द्वारा हम सांस लेते हैं और ये बराबर काम करती रहती है। धूल के कण, मिट्टी के कण, वायु के कण या कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थों को रोकने के लिए हमारी नाक में जो 2 छिद्र होते हैं, उनमें रोम जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, बाल जैसी रचनाएं पाई जाती हैं, जो उस गंदगी को रोकने का कार्य करते हैं। और वे सब गंदगी नाक में ही रुक जाती है, न कि श्वास नली में। उससे आगे आता है गला। नम और शुद्ध वायु, बिल्कुल शुद्ध वायु जो है हमारी नाक के द्वारा अंदर पहुँचती है, गले में पहुंचती है। यहाँ पर वायु ऐसे स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ से सड़क के 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता पाचन तंत्र की ओर जाता है और दूसरा रास्ता श्वसन तंत्र में गहराई तक चला जाता है। वायु श्वसन तंत्र वाले रास्ते पर चली जाती है। बच्चों, जो श्वास नली होती है, श्वास नली भी और एक तरीके से पाचन नली, दोनों गले से ही होती है। भाई, श्वास नली भी वहीं पर होती है और पाचन नली भी वहीं होती है। तो हमें तो श्वास नली के बारे में अध्ययन करना है कि श्वास नली के द्वारा ही जो नाक से सांस ली है, वो श्वास नली के द्वारा ही अंदर पहुंचती है। और जिसका जो जगह है वो गला होता है, जिसमें पाचन नली भी एक तरीके से ग्रास नली भी होती है, जिसमें भोजन चलता है। एक श्वास नली होती है जिसमें ऑक्सीजन गैस चलती है। और ये दोनों तरफ के हमारे
अंदर तक पहुंच जाती है, फेफड़ों में वो प्रवेश कर जाती है। इससे आगे हैं ट्रैकिया या स्वर यंत्र। अपनी उंगली को अपने गर्दन के सामने की ओर ऊपर और नीचे धीरे धीरे चलाइए। ठीक है। आप छल्ले के आकार की कोमल अस्थियों का अनुभव करेंगे। ये छल्ले आपकी श्वास स्वर यंत्र या वायु नलिका के लिए एक सुरक्षा भित्ति का निर्माण करते हैं। आपका कंठ अर्थात वाक को श्वास प्रणाल का ऊपरी भाग बनाते हैं। कंठ के भीतर स्तर से ऊत को घुमावदार संरचना होती है, इसे वाक तंतु कहते हैं। बच्चों, कई बार गला पक जाता है, आप कहते हैं गला पक गया, और ये अधिकतर कब होता है? जब खांसी जुकाम होने की संभावना रहती है। तो समझ लीजिए तब हमारे ये वाक तंतु या ट्रैकिया जैसे जो अंग हैं ये प्रभावित हो जाते हैं, जिससे हमारी आवाज़ भी बदल जाती है। नज़ला जुकाम में आवाज़ बदल जाती है, गला पक जाता है उसमें आवाज़ बदल जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव होता है वो हमारा श्वसन तंत्र ही इफ़ेक्टिव होता है। तो इसलिए हमें ये ठंडे पानी, गर्म पानी, इनका हमेशा जो है ध्यान से इनका करना चाहिए। चिकनाई वगैरह कम खानी चाहिए, जिससे हमारा कंठ या गला सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। और जब हम इस प्रकार की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं तो हम डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी इसी प्रकार के परहेज डॉक्टर हमें इसी चीज़ों के लिए मना करते हैं। वह ठंडा गर्म नहीं खाएंगे, या उसके साथ साथ आप जो है किसी प्रकार की चिकनाई इत्यादि का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उससे हमारा श्वसन तंत्र ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। इससे आगे बच्चों आता है श्वास नली और श्वसन वृक्ष। ये श्वास नली दोनों तरफ के फेफड़ों से श्वास अंदर लेने पर तो वायु गले में होती हुई स्वर यंत्र और ट्रैकिया में प्रवेश करती है, और शीघ्र ही वायु ऐसे स्थान पर पहुंचती है जहां पर ट्रैकिया दो नलियों में बंट जाता है। जो मैंने बताया था, फेफड़े दो होते हैं और दोनों फेफड़ों में एक एक नली ट्रैकिया के द्वारा प्रवेश कर जाती है, और प्रत्येक श्वसनी पुनः छोटी छोटी नलियों तथा वहाँ से अत्यंत सूक्ष्म प्रशाखाओं में बढ़ती चली जाती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। ये अत्यंत सूक्ष्म प्रशाखाएं संयुक्त रूप से अंगूर की भांति सूक्ष्म गुब्बारों के समान समूह की संरचनाएं होती हैं, जिन्हें वायुकोश कहते हैं। वायुकोश तक ये पहुंचती हैं। वायुकोश तथा फुफ्फुस फेफड़ों के अधिकांश ऊतकों की रचना करते हैं। फेफड़े श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। पतली भित्ति वाले वायुकोश सूक्ष्म कोशिकाओं के एक जाल से घिरे रहते हैं। यह याद रहे कि आपका जो रुधिर है श्वास द्वारा ली गई वायु में से ऑक्सीजन अवशोषित करता है। जो ऑक्सीजन हमने ग्रहण की है, जो ऑक्सीजन हमने श्वास नली के द्वारा इकट्ठी की है बच्चों, वही ऑक्सीजन वायु रुधिर में मिल जाती है और पूरे शरीर के अंदर ये प्रवेश करती चली जाती है। और उसी ब्लड के द्वारा, जिस ब्लड से ऑक्सीजन जाती है उसी के द्वारा जो है पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इकट्ठी होकर के उसी स्थान पर पहुंच जाती है, जिसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार ये श्वास लेने की क्रियाविधि बराबर चलती रहती है। और श्वास नली के साथ साथ जो है हम या श्वसन तंत्र के साथ साथ बच्चों हम जो हमारे भोजन का भी ऑक्सीकरण होता रहता है, और भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप एक तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है या ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा हमारे शरीर में अवशोषित कर ली जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हम शरीर से ऐसे ही श्वसन तंत्र के द्वारा बाहर निकालते रहते हैं। ये प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। एक बार फेफड़े फूलते हैं, एक बार फेफड़े पिचक जाते हैं या सिकुड़ जाते हैं। तो जब उनमें ऑक्सीजन भरती है तो फूल जाते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो वो एक तरीके से सिकुड़ जाते हैं। और ये प्रक्रियाएं बराबर चलती रहती हैं। और अगर किसी तरीके ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो सांस तो लेना हमारे लिए मुश्किल हो ही जाएगा बच्चों, हम सांस तो ले नहीं पाएंगे, किंतु उसके साथ साथ हमारे पूरे शरीर के अंदर जहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, चाहे भोजन का ऑक्सीकरण हो या किसी प्रकार की जो है किसी भी प्रकार के अंग में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो सभी अंग प्रभावित हो जाते हैं और हमारा एक तरीके से जो जीवन है वो रुक जाता है, और यहाँ तक कि व्यक्ति की मृत्यु भी संभव है। इसलिए ऑक्सीजन लेने के लिए हमें साफ़ सुथरा वातावरण बेहद ज़रूरी है। इसलिए हमारी सरकार भी बहुत ध्यान देती है कि भाई हम अधिक से अधिक खाली जगहों पर पेड़ लगाएं। स्कूलों में भी आपको बच्चों बताया जाता है कि भाई अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। इसलिए
मेरा जो कहने का मतलब ये है कि हम अपने स्वस्थ रहने के लिए या स्वच्छ रहने के लिए अपने चारों तरफ के वातावरण को भी स्वच्छ ही रखें, स्वस्थ रखें। अगर हम अच्छे वातावरण में रह रहे हैं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ बना रहेगा और हम हर प्रकार की बीमारी से बचे रहेंगे। इसलिए ये तंत्र जो है, ये सिस्टम जो है, ये क्रिया जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, लेसन नंबर 1 7th क्लास का आज कंप्लीट हो चुका है। कल की वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, और अगर आपको कहीं कोई भी परेशानी आती है तो आप जो हैं स्कूल में संपर्क कर सकते हैं। एक परेशानी आपके सामने अवश्य आएगी कि अधिकतर बच्चों ने बुक्स नहीं ली हैं और वे अगर ये सोच रहे हैं कि बिना बुक्स के ही हमारा काम चल जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये नहीं हो पाएगा और आप पूरा साल अपना आप ख़राब कर जाएंगे, जिससे आपका जीवन प्रभावित होगा। इसलिए बुक्स लें, अपनी कोर्स को आगे बढ़ाएं, किताबों को बढ़ाएं। अगर फ़ोन इत्यादि की व्यवस्था नहीं है तो स्कूल में आकर के संपर्क करें, आपको स्कूल में भी गाइड किया जाएगा, स्कूल में भी आपको समझाया जाएगा। थैंक यू।